एपिसोड इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हमने कंप्लीट कर ली है, बस एक पार्ट बचा है जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है मेटालिक कैरेक्टर कैसे पता करेंगे। लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की उनकी टेंडेंसी होती है, इसलिए होता है मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जैसे ये है वैसे ये भी है। लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी हायर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, मेटल्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज क्या होता है, मतलब उनको लॉस करना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, Li सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। इन गैसियस फेस ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर होता है, जैसे इसमें है सीजियम रुबिडियम पोटाशियम सोडियम एंड लिथियम। बट इन सॉल्यूशन फेस ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। सॉल्यूशन फेस वाटर में मान लीजिए लिथियम सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम। कारण क्या है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, आगे हम लोग हाइड्रेशन में पढ़ेंगे। जो जितना साइज़ छोटा होता है वो ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है, उसका साइज़ अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण लिथियम का रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा, देन सोडियम, देन पोटाशियम, रुबिडियम, देन सीजियम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इसका एक सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है। ऐसा डिफरेंस है जिससे एग्जामिनर आपको आराम से बेवकूफ़ बना सकता है, हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दोनों सेम था, उसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें इशू रहेगा, देखेंगे आगे हम लोग। तो डिफिनेशन से आते हैं पहले। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की जब हमने डिफिनेशन बताई थी तो उसमें हमने गैसियस एटम और आयन भी यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली सिर्फ एटम यूज़ किया, आयन यूज़ नहीं किया है। ठीक है, वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं यूज़ किया। हमने एक एटम लिया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एन आयन बना और एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी रिलीज़ क्यों होती है इसमें, और आयनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हमको देनी पड़ती है क्योंकि हम लोग अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं जो कि बाउंड टू द न्यूक्लियस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, उसको अपने आप खींचेगा। अट्रैक्शन के साथ हम लोग काम करेंगे, जहाँ भी अट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको बताया था। ठीक है, जहाँ भी अट्रैक्शन होगा वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन एन आयन बना और एनर्जी रिलीज़ हुई। इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब भी पहला इलेक्ट्रॉन डालेंगे प्रोसेस हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक जनरल केस ले रहे हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रॉन डाला, एन आयन बना और एनर्जी रिलीज हुई, वो हो गई EA1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। इस एन आयन में हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाला और ये बन गया A2 माइनस गैस, और जो एनर्जी रिलीज हुई या जो भी हुई EA2। ठीक है, तो EA1 हमेशा क्या होगा, EA2 से ज़्यादा होगा। वहाँ पे क्या था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखा था कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाले से ज़्यादा होती थी, थर्ड सेकंड वाले से ज़्यादा होती थी। यहाँ पे उल्टा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला वाला ज़्यादा होगा दूसरे वाले से,
एक एक्सपेरिमेंटल केस है। सेम चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनायन बना, एनर्जी रिलीज हुई E(A1), फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो पता चला कि हमको दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड कर रहे हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। मतलब प्रोसेस क्या हमारा एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एनायन पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन एनर्जी हमको और देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। ठीक है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस एंडोथर्मिक, पहला डालेंगे तो एक्सोथर्मिक। इसको नोट कर लीजिए, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, O ऑक्सीजन एटम गैस है, प्लस इलेक्ट्रॉन दिया, O- गैस प्लस ये एनर्जी हमारी रिलीज हुई, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसके बाद इस एनायन में हमने एक और इलेक्ट्रॉन डाला, O2- बना, इसमें एनर्जी हमको देनी पड़ी, एनर्जी खर्च हुई हमारी 744 किलो जूल पर मोल, यहाँ 141 किलो जूल पर मोल। ये क्या है हमारा एंडोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, O एटम गैस, ये O- कर दिया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2- गैस, इसमें से इसको घटाएंगे -603, मतलब कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हमारा एंडोथर्मिक। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब बात करें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। ठीक है, इंथैल्पी जो टर्म है डिपेंड करता है रिएक्शंस पे। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो इंथैल्पी नेगेटिव होगी, अगर एंडोथर्मिक होगा तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का हम पूछें कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कितना हो तो आप बोलेंगे -141 किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो इसलिए इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। इस रिएक्शन का पूछेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी तो आप बोलोगे 7 प्लस में 744 किलो जूल पर मोल, क्योंकि प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में ये डिफरेंस यही है, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ये दे देगा। ठीक है, O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2- गैस, प्रोसेस टू ओवरऑल क्या होगा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या जो भी। ठीक है, तो है तो ये क्या हुआ हमारा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, पहला ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक, दूसरा ऐड करेंगे तो एंडोथर्मिक, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इसको लोड कर लीजिए, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज लीस्ट स्टेबल, Li-, Be-, बोरोन- और कार्बन-। सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2। ठीक है, ये आपका 2s2 है, बेरिलियम माइनस का 1s2 2s2 2p1, बोरोन माइनस का 1s2 2s2 2p2, और कार्बन माइनस का 1s2 2s2 2p आपका 3। ठीक है, लीस्ट स्टेबल आयन आपसे पूछ रहा, ये क्या हमारा फील्ड ऑर्बिटल है, ये लीस्ट स्टेबल नहीं रहेगा, ये हाफ फील्ड है, ये भी स्टेबल है, बचा ये और ये, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पोजीशन को एक्सचेंज करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। एक्सचेंज एनर्जी नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप कंसल्ट कीजिए, हमारा आंसर होगा B-। इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है, कैसे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है साइज़ ऑफ द एटम। साइज़ ऑफ द एटम क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज़ जितना बड़ा होगा एटम का, आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट उतना दूर होगा, तो जो आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस से कम अट्रैक्शन फील करेगा तो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी आपको रिलीज़ करके देगा। दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स
ये क्या डिनोट करता है? अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी इन द न्यूक्लियस। तो जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वही जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगला है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैव लेसर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो ऑर्बिटल्स पहले से स्टेबल हैं, मतलब हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, उन्हें इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए होगा? वो तो और अनस्टेबल हो जाएंगे, तो आपको एनर्जी क्यों रिलीज करके देंगे? ठीक है, तो जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लिख लीजिए। सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी नोबल गैसेस। ठीक है, उसके बाद होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन होते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम छूट गया। ठीक है, नोबल गैस सबसे कम देगा, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि बेरिलियम, Mg, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। उसके बाद आती है बारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके जो ग्रुप में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मन। ऐसा क्यों है? नोबल गैस क्या है? इनर्ट गैस है, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल फुल फील्ड है, वैसे भी इनर्ट है तो वो कम एनर्जी देगा आपको। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको याद होगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है? फील्ड होता है। ठीक है, तो इन लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली जीरो होता है, जीरो से थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। उसके नीचे आएगा हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इस सब का भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है, एकदम जीरो के करीब। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपको सवाल बनाने में काम आएंगे। ठीक है, जहाँ भी तीनों दिखे सबसे लास्ट में ढकेल दीजिए। कैसे? सबसे लास्ट में ये, उससे ये, फिर ये, मतलब कि ये लास्ट में रहेगा, ये सेकंड लास्ट, और इसकी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी, थर्ड लास्ट। क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हमको ऑर्डर इसका देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके बाद दूसरा फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, हमने बोला था नोबल गैस सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में है। उसके बाद कौन जाएगा सेकंड लास्ट में? अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? बेरिलियम। थर्ड लास्ट में कौन जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस वाला ग्रुप, नाइट्रोजन। ठीक है, लास्ट का 3 हो गया डिसाइड। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, देन ऑक्सीजन का। ठीक है, कौन बच गया उसके बाद? कार्बन। अब लिथियम बच गया, बोरोन बच गया। ठीक है, लिथियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम डालते हैं तो क्या बन जाता है? ये हमारा लिथियम आयन 1s2 2s2 फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस सब का ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वो एक फील्ड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, तो बोरोन और लिथियम में किसका ज़्यादा होगा? हमारा लिथियम का, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बोरोन से पहले क्या आएगा? लिथियम आएगा, देन तीनों लास्ट का तो बता ही दिया है, इसको लिख लीजिए। चलिए, जैसे पहले बताया था, सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर्गन में जैसे उसमें था वैसे ही है, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लास्ट में आर्गन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड फ्लोरीन फैमिली।
बोरोन, एल्युमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। यहाँ पे देखने को मिला कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ से डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों में साइज़ क्या हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज करनी चाहिए थी एज़ पर द रूल। बट देखा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज कर रहा है। कारण क्या देखा गया, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल साइज़ है, साइज़ छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई ज़्यादा, थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा हो गया। और दूसरा फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ 3D ऑर्बिटल्स। इन लोगों के पास क्या है, 3D ऑर्बिटल्स, ठीक है। स्पेस ज़्यादा दे रहा रहने के लिए, आइए हमारे पास काफ़ी जगह है रहने के लिए, पूरा D ऑर्बिटल्स हमारा खाली है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से जाके वहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इन लोग के पास 3D ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ इनका इससे ज़्यादा होता, बाकी फिर घटेगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा, एल्युमिनियम ग्रेटर देन बोरोन, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ठीक है। उसी तरह सिलिकॉन, कार्बन, देन जर्मेनियम, देन टीन, देन लीड, देन आपका हो जाएगा फास्फोरस, नाइट्रोजन, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। उसी तरह सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेरेलियम, पोलोनियम, इसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन जो भी, ठीक है। इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन जो है फ्लोरीन से ज़्यादा इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हाईएस्ट, क्योंकि हम जानते हैं इस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड बढ़ता है, ठीक है, नीचे घटता है। लेकिन फ्लोरीन से क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, ना कि फ्लोरीन की। तो लिख लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्या ऑप्शन है, एन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है। नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, बता दिया पहले ही, से ज़्यादा होता है फास्फोरस का। इसके बाद कौन आएगा हमारा, कार्बन, देन सिलिकॉन। NPOS, नाइट्रोजन सबसे कम, फिर फास्फोरस, देन आपका सल्फ़र, देन आपका ऑक्सीजन, और सल्फ़र का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। पीछे देख लीजिए, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, ठीक है। OS, AC तो सेम ग्रुप है, इसमें पता है सल्फ़र का ज़्यादा होता है। बचा आर्सेनिक, आर्सेनिक किधर आएगा आपका, ये नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऐसे भी पता है इसका क्या होता है, इस ग्रुप का बहुत कम होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा सल्फ़र का। लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैग्नीशियम, बेरियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बता चुके हैं, काफ़ी कम होता है, लगभग 0 के राउंड। के बाद ट्रिलियम, बोरोन, ऑक्सीजन, इधर बना लीजिए, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम और ट्रिलियम। इन चारों में तो पता है हमको, सल्फ़र का सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर सेलेनियम। तो ट्रिलियम ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। और इन तीनों में अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन। स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीधे नाइट्रोजन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और सवाल करेंगे इस पर, और थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू।